हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ स्वाति और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 5। तो दोस्तों आपका चैप्टर 5 है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो जैसा कि इस टॉपिक के नाम से क्लियर है कि हम यहाँ पे कुछ शेप्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, एंगल्स क्या होते हैं, किस किस तरह से हम उन्हें मेजर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में जितने भी आपके टॉपिक्स आने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है ताकि आने वाली जो भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको बहुत इजीली समझ आ जाए और बहुत इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट आपकी बुक में आने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जो आपका पहला टॉपिक है वो है लाइन सेगमेंट। तो देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है हम देखते आ रहे हैं, हमें पता भी है लाइन सेगमेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी एक बारी मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, बेसिकली ये हो गया जिस भी लाइन के दोनों तरफ एरोज हो, अगर किसी लाइन के दोनों तरफ एरोज हो तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये लाइन है। क्यों? क्योंकि ये इस साइड भी एक्सटेंड हो जाएगी और ये इस साइड भी एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस लाइन में से एक कोई हिस्सा उठाना चाहूँ, लाइन सेगमेंट बेसिकली क्या होता है, किसी एक लाइन का कोई एक हिस्सा है ना, तो यहाँ से अगर मैं ये हिस्सा उठाना चाहूँ तो ये एक फिक्स हो जाएगा, है ना, ये एक फिक्स सेगमेंट हो जाएगा। मैंने कहा है 4 सेंटीमीटर का आप ड्रॉ करो तो क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। सेगमेंट मीन्स किसी चीज़ का कोई हिस्सा, है ना। तो ये हमारे पास हो गया लाइन सेगमेंट। क्लियर हो गया। अब हमें देखना है कि हम इस लाइन सेगमेंट को मेजर कैसे करते हैं। अब देखो लाइन सेगमेंट को मेजर करने के ना कुछ तरीके हैं, हम वो डिस्कस करते हैं कि वो क्या क्या है। तो फर्स्ट जो आपका तरीका है लाइन सेगमेंट को मेजर करने का वो होता है बाय ऑब्जर्वेशन। बाय ऑब्जर्वेशन से आप क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है कि हम लाइंस को ऑब्जर्व करें, हम उसको देख के बता सकें कौन सी लाइन बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, यहाँ मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट ये मैंने यहाँ ड्रॉ करे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, तो आप फटाफट से देख के बता दोगे, क्योंकि ये इसका साइज़ इतना है, ये इससे थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, तो हम कह देंगे ये लाइन बड़ी लाइन है, दिस लाइन सेगमेंट इज ग्रेटर देन दिस वन, है ना। तो ये हो गया आपका बाय ऑब्जर्वेशन बताना कि कौन सी लाइन छोटी है और कौन सी बड़ी है। और जो सेकंड आपका होता है वो होता है बाय ट्रेसिंग। बाय ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, बाय ट्रेसिंग मतलब होता है कि हमने एक ट्रेसिंग पेपर ले लिया। ठीक है, अब उस ट्रेसिंग पेपर को ना हम इस लाइन पे रखेंगे, इस लाइन पे हमने वो ट्रेसिंग पेपर रखा, हम देखेंगे कहाँ से कहाँ तक, उसमें मेजर कर लो कहाँ से कहाँ तक है वो लाइन। ठीक है, अब उस ट्रेसिंग पेपर को जब आप उठा के इस वाली लाइन पे रखोगे ना, तो अगर वो छोटी है लाइन, अगर वो लाइन छोटी है तो कहीं ना कहीं इस लाइन के, बड़ी वाली लाइन के कहीं ना कहीं बीच में वो पॉइंट आएगा। ठीक है, और अगर मैं इस वाली लाइन को मेजर करती हूँ, लेट्स से मैंने इसको मेजर किया ट्रेसिंग पेपर से, ठीक है, मैंने इसको मेजर किया तो ये आ गया, लेट्स से ये आपका ट्रेसिंग पेपर है, यहाँ से यहाँ तक ये मेजर हो गई। ठीक है, अब इसे एज इट इज़ मैं यहाँ उठा के रख दूँ, अगर लेट्स से मैं यहाँ उठा के इसे एज इट इज़ रख दूँ तो ये क्या आएगा, ये वाला जो पॉइंट है, देखो ये वाला जो पॉइंट है, एक पॉइंट तो ठीक सेम पॉइंट पे आ गया, जो दूसरा पॉइंट है वो कहीं लाइन के बाहर आएगा, इस लाइन के इधर आएगा। तो यानी ये लाइन जो हुई, जो छोटी वाली लाइन है, वो इतना मेजर से इससे ज़्यादा है। क्लियर हुआ। 2 मैंने आपको बताया, एक बाय ऑब्जर्वेशन कि हम देख के ही बता दें कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी है। फिर मैंने बताया कि बाय ट्रेसिंग आपको बताना है, तो बाय ट्रेसिंग कैसे करते हैं, हम ट्रेसिंग पेपर लेंगे, ट्रेसिंग पेपर को किसी भी एक लाइन पे रखेंगे, छोटी लाइन पे रखना चाहो तो छोटी लाइन पे रख लो, छोटी लाइन पे रखोगे अगर आप उसको मेजर करोगे, फिर जब आप बड़ी लाइन के ऊपर वो वाला ट्रेसिंग पेपर रखोगे तो कहीं ना कहीं उस लाइन के बीच में वो वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, और अगर आप बड़ी लाइन को मेजर करते हो तो बड़ी लाइन को मेजर करोगे तो ऑब्वियसली जब बड़ी लाइन है तो एक पॉइंट तो उसके साथ आ जाएगा, और जो सेकंड पॉइंट है
जो सेकेंड एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का वो कहीं बाहर आएगा। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बाय ऑब्जर्वेशन। क्यों है? क्योंकि हम ऐसे तो पता लगा लेंगे। अब लेट से मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी हैं, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ठीक है। अब इसमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, आपको नहीं पता लग रहा होगा देख के, बाय ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि कुछ पॉइंट का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए मेथड यहाँ वर्क नहीं करेगा। तो सबसे अच्छा जो मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये ऑब्जर्वेशन वाला मेथड इतना हम मैथ्स में अपनी इतनी मैथमेटिक्स में हम यूज़ नहीं करते। और ट्रेसिंग पेपर वाले में क्या दिक्कत है कि भाई ट्रेसिंग पेपर आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम मेजर करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ट्रेसिंग पेपर भी चाहिए होगा, फिर एक लाइन मेजर करेंगे, फिर दूसरी लाइन मेजर करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे अच्छा मेथड होता है लाइंस को या उनको मेजरमेंट करने को, किसी भी लाइन सेगमेंट को, लाइन को, किसी ट्रायंगल की साइड्स को मेजर करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? रूलर से होता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इस वाले टॉपिक के बाद। जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और जो आपको ज़्यादा यूज़ होने वाला है वो कौन सा है? वो है आपका ये वाला मेथड, जिसमें क्या है आप सीखते हैं कि हम बाय डिवाइडर और बाय रूलर किस तरह से हम लाइंस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो रूलर वाला मेथड सभी को आता है, बहुत इजी होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ज़रूर बताऊंगी। अब डिवाइडर वाला मेथड क्या होता है? तो डिवाइडर क्या होता है? सबसे पहले तो एक कंपास आपने देखा होगा। तो कंपास कैसे होता है? यहाँ पे पॉइंटिंग होती है, यहाँ पे पेंसिल के लिए एक होल दिया होता है, इस तरह का कुछ कंपास होता है, ठीक है। लेकिन डिवाइडर क्या होता है? जिसके दोनों तरफ पॉइंटेड हो। डिवाइडर कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 पिन्स लगी होती हैं। ये आपका लेट से डिवाइडर हो गया, इस तरह से ही होता है कुछ, 2 पॉइंट लगे होते हैं, है ना। ऑल्दो बिल्कुल ठीक नहीं बना होगा ये, लेकिन इस तरह का कुछ डिवाइडर हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमने हमेशा देखा है। तो डिवाइडर किस यूज़ आता है? देखो हमें सपोज इस लाइन को मेजर करना है, हमसे पूछा है इसका मेजर करो यूजिंग डिवाइडर। तो कैसे करोगे आप डिवाइडर की दोनों पॉइंटेड जगह जो होती है ना, एक पॉइंट आप यहाँ रखेंगे और जितना खुलेगा, जहाँ तक मतलब आपका नेक्स्ट एंड पॉइंट है वहाँ तक आप अपना डिवाइडर को ओपन करोगे। फिर क्या करोगे? फिर एक रूलर लोगे, लेट से ये रूलर है, तो रूलर पे क्या करेंगे? 0 पे उतना ही खुला रहने देना है हमने डिवाइडर को। 0 पे हम उसका वो पॉइंट रखेंगे और जितना वो खुला है डिवाइडर, उस डिवाइडर को जितना भी खुला है यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे। तो ये जितना भी आपका सेंटीमीटर आएगा वो हो जाएगी उसकी मेजरमेंट, ठीक है ना। यानी इस लाइन की जो मेजरमेंट है यूजिंग डिवाइडर वो कैसे करेंगे? फिर से देख लो, एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और एक पॉइंट उतना खोल लेंगे, जितना भी आपका लाइन है उतना आप खोल लो। उसके बाद उतना ही खुला रहने देकर डिवाइडर को आप 0 पे जाओगे, 0 पे जाके रूलर के 0 मार्क पे जाओ, 0 पे जाके उतना ही खुला रहो, उतना ही खुला रखना है इसको और यहाँ पे मार्क कर लो। तो लेट से ये 4 सेंटीमीटर आया, तो आपकी जो लाइन सेगमेंट, इस वाले लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट हो गया, वो हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम बात करते हैं रूलर की, जो कि सबसे प्यारा मेथड है। तो क्या है सबसे प्यारा मेथड? बाय रूलर। क्यों है सबसे प्यारा? क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी है और इसमें जो पॉइंट तक का भी डिफरेंस होता है ना, वो तक आपको पता लग जाता है। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से, मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी है, ठीक है। अब मुझे पता है मैंने कौन सी छोटी ड्रॉ करी है, कौन सी बड़ी। ये वाली छोटी है, ये बड़ी है, लेकिन इस तरह से देखने से मुझे नहीं पता चलेगा। हो सकता है ट्रेसिंग पेपर से भी एग्जैक्ट नहीं आ पाए या फिर डिवाइडर से भी एग्जैक्ट नहीं आ पाए। अब आप कहोगे मैम डिवाइडर से कैसे नहीं एग्जैक्ट आ सकता? डिवाइडर से तो एग्जैक्ट आ सकता है, लेकिन नहीं, क्या होता है कभी कभार जब आप मेजर करते हो ना, तो हल्का सा आपसे थोड़ा सा पुश हो ही जाता है। वो डिवाइडर आप ओपन करते हैं और जब आप स्केल पे रखते हैं वो डिवाइडर, तो कुछ ना कुछ उसमें फॉल्स आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ फ्लॉ होगा
क्योंकि वो उतना ना खुला रहे, हो सकता है या थोड़ा सा बंद हो जाए या थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाए, तो 1-2 पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है। लेकिन जब आप रूलर से मेजरमेंट करते हो, जब हम इन दोनों लाइन सेगमेंट की रूलर से मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आएंगे। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे स्केल रखेंगे 0 से, लेट से ये 4 सेंटीमीटर है, और एक स्केल यहाँ रखेंगे, इसको मेजर करेंगे, लेट से ये 3.9 है। ठीक है, तो कितना आया, 0.1 का डिफरेंस आया। और बाकी जो भी आपके मैंने बताया बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ट्रेसिंग पेपर, बाय डिवाइडर, इतना एग्जैक्ट किसी से भी नहीं आएगा जितना एग्जैक्ट बाय रूलर से मेजरमेंट आएगा। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो एंगल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये आपका बहुत ह्यूज टॉपिक है। बहुत तरह के एंगल्स होते हैं, अलग अलग शेप्स में होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल्स, बहुत तरह के एंगल्स होते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम 3 एंगल्स डिस्कस करने वाले हैं। राइट एंगल हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेट एंगल हम डिस्कस करेंगे, एंड हम कंप्लीट एंगल डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो ये एंगल्स होते क्या हैं ये मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से हम बात कर रहे हैं सबसे पहले राइट एंगल की। तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका मेजरमेंट होगा 90 डिग्री। आपको राइट एंगल के लिए क्या चीज़ याद रखनी है, सिर्फ आपको इसका डिग्री का मेजरमेंट याद रखना है। क्या होता है इसका मेजरमेंट, 90 डिग्री। जो भी राइट एंगल होगा उसका मेजरमेंट हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम कैसे बनाते हैं इसे, ये एक बेस हो गया, एक स्ट्रेट लाइन, किसी बेस के ऊपर अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो ये होता है हमारा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम इस शेप में, एल शेप में बना रहे हैं तो ही ये 90 डिग्री होगा। ये इस तरह से अगर मैं बनाऊंगी तो भी इसको मैं 90 डिग्री ही कहूँगी। ठीक है, तो भी ये 90 डिग्री होगा। ये हमें पता कैसे लगेगा कि ये 90 डिग्री है, हम डी से हम मेजर करके देखेंगे कि ये 90 डिग्री है या नहीं, उससे हमें पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेप से ही आपको पता लगा लेना है। अगर मैं इस तरह से एंगल बनाती हूँ तो क्या ये 90 डिग्री नहीं होगा, बिल्कुल ये 90 डिग्री हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इस वाली लाइन को बेस लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अपना डी रखेंगे और इसको मेजर करेंगे। तो यानी वी शेप का जो एंगल आ रहा है वो भी 90 डिग्री का हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बेस है और उस पर स्ट्रेट लाइन है तभी हम कहेंगे कि ये तो 90 डिग्री है, ऐसा नहीं है। हमें उसे मेजर करके देखना होगा। बेसिकली होना क्या चाहिए, एक बेस होना चाहिए और उस पर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। और किस तरह से हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है 90 डिग्री का एंगल, है ना। और ऐसे ही इसको उल्टा कर देते हैं, इस तरह से भी 90 डिग्री का एंगल हो सकता है। ये नहीं है कि भाई सिर्फ एक बेस मैंने एल शेप का एंगल बना दिया तो मैं उसी को 90 डिग्री कंसीडर करूँगी। वी शेप का एंगल भी 90 डिग्री का हो सकता है। क्यों, इसको हम इधर बेस ले लो या फिर इसे बेस ले लो और ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, राइट एंगल हो गया। अब हम चलते हैं स्ट्रेट एंगल पे। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो जस्ट इसका डबल होता है। तो यानी ये 90 का है तो इसका डबल क्या होगा, 90 का 180। 90 + 90 = 180। अब 180 बनाना है मुझे। ठीक है, मैंने बोला है 90 डिग्री + 90 डिग्री इज़ 180 डिग्री। तो भाई कैसे बनाएं, हमने सीख लिया 90 डिग्री का बनाना, तो पहले हम 90 डिग्री का बना लेते हैं। चलो अब हमें इसे 180 का बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, इधर के साथ ही हम इधर भी ड्रॉ कर देंगे। अगर मैं इसे छुपा लूँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, और अगर इसको छुपा लेंगे तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया 90 डिग्री। तो बेसिकली ये जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाती है इस तरह से, ये होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये हो गया 90, ये वाला हो गया 90 और ये पूरा हो गया 180 डिग्री। और जैसे कि मैंने बताया था कि सिर्फ इस शेप्स में ही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो मैंने फर्स्ट बनाया था कि सिर्फ यही एक तरीका है 90 डिग्री को बनाने का। ऐसे ही 180 डिग्री भी अलग अलग तरह से हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं इस तरह से बनाऊँ, ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल हो सकता, 180 डिग्री का एंगल हो सकता है। ये लाइन है नीचे की तरफ भी हो सकता है,
एक 90 ये हो गया, एक 90 ये हो गया। ऐसे ही इस साइड भी हो सकता है, कैसे, एक 90 ये हो गया और एक 90 ये हो गया। तो हमने क्या देखा अभी तक, राइट एंगल देख लिया, स्ट्रेट एंगल देख लिया। अब हम चलते हैं कंप्लीट एंगल पे। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, बेसिकली कंप्लीट एंगल होता है, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। राइट एंगल का डबल हो गया स्ट्रेट एंगल, यानी ये 90 का था तो ये हो गया 180 का। अब कंप्लीट एंगल क्या हो गया, 180 का भी डबल, यानी 180 का डबल करोगे तो क्या आएगा, 360 आएगा। अब भाई ये कैसे बनाना है, तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राइट एंगल से ही शुरुआत कर लेते हैं। देखो राइट एंगल बनाया मैंने एक, है ना, फिर मैं एक और राइट एंगल बना लेती हूँ जी। ये तो हमारे पास 2 राइट एंगल हो गए। अभी ये क्या बना है, अभी ये बना है हमारा स्ट्रेट एंगल, लेकिन हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है कंप्लीट एंगल। अब क्या करेंगे, चलो मैंने बताया था इस तरह से बना लिया, इस तरह से बना लिया, इस तरह से और इस तरह से भी बना के देख लेती हूँ। तो एक लाइन में नीचे भी ड्रॉ कर लेती हूँ। एक एंगल 90 का ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो क्या अब ये 360 का हो गया, लेट्स से 90 + 90 + 90 + 90 360 डिग्री। दैट मीन्स ये जो पूरा हमारा एंगल बना है, ये पूरा जो हम इन सारे एंगल्स को मिला के हमारा बनता है एंगल 360 डिग्री। और इन सबको मिला के, यानी इन सबको हमने कंबाइन कर दिया, साथ में मिला दिया, तो यानी इसी को हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्योंकि ये पूरा है तो यानी ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 360 डिग्री। और हमने बनाना भी देख लिया कैसे करते हैं हम ये 90 डिग्री के एक एंगल से। हमने देखा कि कैसे हम पहले 180 बना सकते हैं, फिर कैसे हम 360 का एंगल भी 90 डिग्री के एंगल की हेल्प से बना सकते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 360 डिग्री के एंगल में, यानी कंप्लीट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कितने राइट एंगल्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4। तो एक कंप्लीट एंगल में 4 राइट एंगल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेट एंगल में कितने राइट एंगल्स होते हैं, तो बहुत सिंपल है, कितने राइट एंगल्स होते हैं स्ट्रेट एंगल में, मैंने बताया था एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी 2 राइट एंगल्स होते हैं स्ट्रेट एंगल में। तो अब हम पढ़ेंगे कि एंगल्स को हम क्लॉक से रिलेट करके किस तरह से पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंगल कितने डिग्री का होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक क्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 12 6 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये हमने एक तरह से क्लॉक ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब मैंने कहा था हम क्लॉक की हेल्प से देखेंगे कि हम एंगल्स कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, लेट्स से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब ये ट्रैवल करा यहाँ से यहाँ तक, कैसे, 12 से लेकर 3 तक आ गए। हम 12 पे थे, 12 से लेकर हम 3 तक आ गए। तो यहाँ पे क्या एंगल फॉर्म हुआ, तो ये जो एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन ये, एक स्ट्रेट लाइन ये, तो कितने का एंगल बना, एंगल बना हमारा 90 डिग्री का। तो इसे हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। तो राइट एंगल मैंने बताया था, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, अब जैसा कि मैं बात कर रही हूँ एक क्लॉक की, तो क्लॉक क्या है, बेसिकली क्लॉक बेसिकली एक सर्कल होता है। ठीक है, अब एक सर्कल से आपको क्या दिख रहा है, एक कंप्लीट चीज़ दिख रही है ना। सर्कल हमेशा बंद होगा तो उसी को हम सर्कल कहते हैं, यानी एक कंप्लीट एंगल की यहाँ पे बात हो रही है। अब उस कंप्लीट एंगल में से एक 90 डिग्री में हिस्सा निकाल रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, 90 डिग्री जो है वो रेवोल्यूशन के टर्म्स में क्या होगा, रेवोल्यूशन के, यानी हम घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं हम क्लॉक पे, तो उसको क्या कहेंगे हम, रेवोल्यूशन। ठीक है, तो उसके टर्म्स में मैं कैसे कहूँगी, 90 डिग्री का जो एंगल है, कंप्लीट एंगल क्या होता है 360 डिग्री का, तो यानी मैं इसे डिवाइड करूँगी
360। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 9 1 9, 9 4 36। तो यानी रेवोल्यूशन के टर्म्स में जो हमारा राइट एंगल होगा वो होगा 1/4। और आप इस तरह से भी पता लगा सकते हो, देखो सर्कल है, इसके अगर मैं पार्ट कर दूं, लेट से मैंने 4 पार्ट्स कर दिए सर्कल के इस तरह से, देखो तो अब क्या है, ये वाला हिस्सा मैंने उठा दिया, तो कितना पार्ट है ये, 1 2 3 4 पार्ट्स में था, इसका एक पार्ट मैंने उठा दिया, तो ये 4 पार्ट में था, एक पार्ट मैंने उठा दिया, तो क्या बनेगा फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/4। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। अगर मैं कहती हूँ कि एक यहाँ से शुरू होके हम कहाँ आ गए, यहाँ से शुरू होके मैं आ रही हूँ सीधा 6 पे, चलते 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 एंड आई कम एट 6, तो यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा एक स्ट्रेट एंगल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाइन स्ट्रेट हो गई है, तो यानी ये वाला जो एंगल होगा 12 to 6, या फिर ये इस तरह से इधर की साइड जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री का। तो जो स्ट्रेट एंगल होता है वो क्या होता है इन रेवोल्यूशन टर्म्स, स्ट्रेट एंगल का हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री इसका मेजरमेंट होता है। और अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशन की बात करूँ तो कैसे होगा, 180 डिवाइडेड बाय 360। अब इसे काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 18 1 18 2, तो ये कितना हो गया 1/2। यानी स्ट्रेट एंगल जो होगा वो होगा रेवोल्यूशन टर्म्स में, फ्रैक्शनल टर्म्स में वो होगा 1/2। अब इसको भी हम देख लेते हैं, लेट से मैंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अगर मैंने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, पार्ट्स कितने हो गए 2 हो गया। एक पार्ट मैंने उठा लिया तो एक पार्ट क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो क्या हो गया 1/2 फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, लास्ट है हमारा कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल कितना होता है हमें पता है 360 डिग्री जी कंप्लीट एंगल होता है। लेकिन फ़िलहाल हमें बात करनी है क्लॉकवाइज की, यानी हमें बात करनी है रेवोल्यूशंस की, यानी हम यहाँ से घूम के, हम यहाँ से स्टार्ट होके सीधा पूरा सर्कल घूम के इधर आने वाले हैं, है ना। कंप्लीट हमने सर्कल घूम लिया, तो क्या होगा ये कंप्लीट सर्कल, 360 डिवाइडेड बाय 360, दैट मीन्स ये कट गया, आ गया 1। यानी रेवोल्यूशन की टर्म्स में कंप्लीट एंगल का मेजरमेंट क्या होगा आपका 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि हमने इस तरह से एंगल्स बनाए जी, ये वाला हो गया 90 डिग्री, अगर मैं 3 से 6 पे आऊँगी तो ये भी हो गया 90 डिग्री, फिर अगर मैं 6 से 9 पे जाऊँगी तो जी ये वाला भी हो गया 90 डिग्री। ऐसे ही 9 से अगर मैं 12 पे जाऊँगी तो ये भी हो गया 90 डिग्री, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या नाम है मैं 3 से 6 पे जाऊँगी या 6 से 9 पे जाऊँगी तो ही 90 डिग्री फॉर्म होंगे। तो देखो 90 डिग्री फॉर्म करने का बेसिक फंडा क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। देखो सबसे पहले ये 12 से 1 पे आया, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, यानी 12 से 1 पे आया तो 1, 1 से 2 पे आया तो 2, 2 से 3 पे आया तो 3, है ना। यानी जब इसने 3 नंबर्स कंप्लीट कर लिए तो ये 90 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। ऐसे ही देखो 3 से 4 पे आया 1 था, फिर ये 2 हुआ, 4 से 5 पे, 5 to 6 आया तो हो गया 6, फिर इसने 3 अपने कंप्लीट करे तो ये आ गया 90 डिग्री के एंगल पे। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं 6 to 7 1, 7 to 8 2, 8 to 9 3, फिर 3 कंप्लीट करे तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। अब मैं ये 1 2 3 क्या कह रही हूँ मैं ये बार बार, तो यानी बेसिकली क्या है, जब आप 3 नंबर्स कंप्लीट कर लोगे ना कि 12 से 1 से 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, यानी बेसिकली 12 से 3 पे, तो 12 से 3 पे आया तो 3 चीज़ें, 3 राउंड्स कंप्लीट करे हमने, सॉरी तो हमने 3 नंबर्स कंप्लीट करे, राउंड्स नहीं, तो नंबर्स कंप्लीट करे जब हमने 3, तो वो बन गया 90 डिग्री का एंगल। तो मैं क्यों बता रही हूँ आपको, लेट से हम चलते हैं 11 से, ठीक है,
हम आए 11 पे हम थे और हमें जाना है 2 तक। तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल अभी भी फॉर्म हो रहा है? तो हम देख लेते हैं कैसे देखना है हमें। देखो 11 से 2 पे आया तो कितना हो गया 1, 12 से 1 पे 2, 1 से 2 पे 3, तो 3 इसने पूरे कर लिए अपने नंबर्स। तो यानी कितना एंगल होगा? ये होगा 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही अगर मैं कहती हूँ कि 7 से स्टार्ट किया इसने, ठीक है, और ये चला कहाँ तक? 4 तक। अगर 7 to 4 गया, हमारा जो निडल था वो 7 to 4 उसने रोटेट किया है, तो क्या एक ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा? जो कि देखने से देखो पता नहीं लग रहा, एक वी शेप लग रही है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। अगर शेप अलग हो तो ऐसा नहीं है कि वो 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा। तो देखते हैं ये एंगल 90 डिग्री का होगा नहीं होगा। ऑल्दो ये शेप क्या है? वी शेप है। तो क्या होगा? देखो 7 to 6 कितना हो गया? 1, 6 to 5 कितना हो गया? 2, 5 to 4 कितना हो गया? 3। तो यानी 1 2 3 नंबर्स इसने कंप्लीट कर लिए रोटेट करके। तो यानी यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा? वो होगा आपका 90 डिग्री का। अब मैंने बताया कि जब 3 रोटेशंस वो पूरी कर लेगा, जब 3 नंबर्स वो पूरे कर लेगा तो वो हो जाएगा 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का डबल यानी जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का, है ना। अब यानी इसका डबल, तो इसका डबल करेंगे तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी जब 6 पूरे कर लेगा, जब ये अपने 6 नंबर्स पूरे कर लेगा तब ये बन जाएगा 180 डिग्री। और ऐसे ही जब वो पूरे 12 कर लेगा तो कितना हो जाएगा? जब पूरे 12 नंबर्स कंप्लीट कर लेगा तो वो कंप्लीट एंगल हो जाएगा, यानी 360 का हो जाएगा। अब मैं 6 वाला क्या कह रही हूँ? लेट्स से 12 एंड 6 पे ले लेते हैं हम। 12 से स्टार्ट होके 6 पे आया तो कितने नंबर्स पूरे किए उसने? 1 2 3 4 5 एंड 6। 12 से 6 तक उसने 6 नंबर्स पूरे करे। यानी अगर उसे 180 बनाना है हमें, है ना, तो 180 नंबर फॉर्म में क्या होगा? उसे 6 नंबर्स पूरे करने होंगे, तो वो हो जाएगा एक स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो हमने देखा कि क्लॉक को यूज़ करके हम राइट एंगल, कंप्लीट एंगल और स्ट्रेट एंगल किस तरह से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं कि डायरेक्शंस को यूज़ करके हम किस तरह से एंगल्स बना सकते हैं। देखो अभी हमने देखा कि हम वॉच की हेल्प से, हमें क्लॉक की हेल्प से क्लॉकवाइज मूव करके किस किस तरह से हम रेवोल्यूशन करेंगे और हमारे एंगल्स आ जाएंगे, है ना। अब हम देखेंगे कि डायरेक्शंस के यूज़ से हम किस तरह से अपने एंगल्स समझेंगे। तो क्या होते हैं डायरेक्शंस? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस होते हैं। क्लॉकवाइज थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, क्यों? क्योंकि उसमें 12 नंबर्स होते हैं, है ना। यहाँ पे कितने होगा? यहाँ पे सिर्फ 4 डायरेक्शंस होती है, तो ये उससे बहुत ज़्यादा इजी है। तो देखो यहाँ पे भी सेम वही फंडा है, हमें मूव करना है ना। नॉर्थ टू साउथ, अगर सपोज हम नॉर्थ टू ईस्ट, अगर हम नॉर्थ से ईस्ट पे आए हैं, यहाँ पे थी मैं और यहाँ से मैं यहाँ आ गई, तो ये एंगल क्या होगा? एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ऐसे ही अगर मैं ईस्ट टू साउथ जाऊँगी तो क्या होगा? ईस्ट से चली और साउथ पे आ गई, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो होगा 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही साउथ से अगर मैं वेस्ट जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी जी? साउथ से चल के मैं वेस्ट पे आ गई हूँ, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो भी होगा एक 90 डिग्री का एंगल। ऐसे ही वेस्ट टू अगर मैं नॉर्थ जा रही हूँ तो जी मैं वेस्ट से चल के नॉर्थ पे चली गई, तो यहाँ जो एंगल फॉर्म होगा वो भी होगा 90 डिग्री का एंगल। तो बेसिकली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में अगर 90 डिग्री के कितने एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं तो आप कैसे देखोगे? कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कंप्लीट घूम जाएंगे। अगर हम नॉर्थ से सीधा नॉर्थ पे वापस आ जाएंगे तो हमारे पास कितने एंगल्स आएंगे 90 डिग्री के? 4 एंगल्स हमारे पास आएंगे। तो यानी राइट एंगल जो है वो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, है ना। और अगर फ्रैक्शन के टर्म्स में हम देखें तो क्या होगा?
90 डिग्री कंप्लीट क्या होता है 360 का, इससे डिवाइड कर देंगे, 9 1 ज़ा 9 एंड 9 4 ज़ा 36, तो यानी 1/4 होगा। तो अभी हमने राइट एंगल डिस्कस करा कि अगर नॉर्थ से ईस्ट जाएंगे, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, तो क्या होगा, तो 1/4 फ्रैक्शन आएगी। अब हम देखते हैं कि अगर मैं नॉर्थ से साउथ जाऊंगी, लेट से मैं नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ पे आई, तो हमारे पास कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई, यानी ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल हो गया, है ना। या फिर मैं वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट या फिर ईस्ट टू वेस्ट गई, तो इस साइड जो एंगल फॉर्म होगा वो भी होगा 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। चाहे मैं नॉर्थ टू साउथ आऊँ या साउथ टू नॉर्थ जाऊँ या फिर वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट जाऊँ, तो क्या होगा, यहाँ से चाहे हम यहाँ आए या फिर हम यहाँ से यहाँ आए एंड वाइस वर्सा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आएगा एक स्ट्रेट एंगल। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और वो कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है हमारा 180 डिग्री का। और अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बात करूँ तो क्या होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट जो होगा यानी नॉर्थ से नॉर्थ तक आने के लिए हमें कितना कंप्लीट करना पड़ेगा, कितना चलना पड़ेगा, 360 चलना पड़ेगा, तो 360 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, यानी इसका फ्रैक्शन आएगा 1/2। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं नॉर्थ से लेकर सीधा नॉर्थ पे चले जाऊं तो हमारे पास कौन सा एंगल फॉर्म होगा। देखो, तो अभी तक हमने देखा कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट यानी 4 डायरेक्शंस अगर आपके पास होंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, अगर 4 डायरेक्शंस है, तो अगर हमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है तो हमें कोई सी भी 2 डायरेक्शन, नॉर्थ से साउथ में हम जाएंगे, ईस्ट टू साउथ और साउथ टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू वेस्ट, तो फिर हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा, और फ्रैक्शन फॉर्म में हम उसे क्या कहेंगे, 1/2। ऐसे ही स्ट्रेट एंगल हमने देखा, अगर मैं नॉर्थ टू साउथ जाऊँ या फिर साउथ टू नॉर्थ जाऊँ, ऐसे ही वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जाऊँ, तो क्या बनेगा, आपका एक स्ट्रेट एंगल बनेगा, और वो स्ट्रेट एंगल का क्या मेजरमेंट होगा, 180 बाय 360 डिग्री, यानी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शंस इट विल बी 1/2। तो अब हम बात करने वाले थे कंप्लीट एंगल की। तो कंप्लीट एंगल कब बनेगा, जब जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और मेरा एंडिंग पॉइंट जब सेम होगा तो एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा। आप पूछोगे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल ऐसा, जैसे हम रेस करते हैं तो भी ऐसा होता है ना कि हम चले और वापस वहीं पे आ गए, तो हमने एक कंप्लीट राउंड ले लिया। ऐसा ही सेम इसमें है। लेट से मैं नॉर्थ से चली हूँ, है ना, और नॉर्थ से चलते 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 मैं वापस नॉर्थ पे ही आ गई, तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट एंगल बन गया। और कंप्लीट एंगल आपका कितना होता है, कंप्लीट एंगल होता है आपका 360 डिग्री का, यानी ये हो गया 360 डिग्री का एंगल। अब मुझे देखना है कि ये फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे होगा, तो कंप्लीट एंगल को डिवाइड भी हम इसी से करेंगे, है ना, 360 डिवाइडेड बाय 360, दैट मीन्स इट विल कम आउट टू बी 1, क्योंकि कंप्लीट कर लिया तो हमने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हमने देखा कि लाइन सेगमेंट को हम मेजर कैसे कर सकते हैं, उनके क्या क्या तरीके होते हैं, और एंगल्स में हमने पढ़ा राइट एंगल, कंप्लीट एंगल और स्ट्रेट एंगल्स क्या क्या होते हैं, बाय यूजिंग क्लॉक एंड बाय यूजिंग डायरेक्शंस ऑल्सो। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अभी तक हमने पढ़ा कि एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल होता है। अब हम और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल्स और किस किस तरह के होते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, हमें पता है कि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो होता है हमारा राइट एंगल, है ना। तो अब हम बात करेंगे एक्यूट एंगल की। तो देखो एक्यूट एंगल क्या होगा, जो भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी राइट एंगल से जो एंगल छोटा होगा वो होगा हमारा एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से जो भी
छोटा होगा वो होगा एक्यूट एंगल। और इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे देख के कि एक एक्यूट एंगल है, तो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से हमने एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया सपोज, ठीक है। तो इसके इस तरफ यहाँ पे जितने भी ये एंगल्स बनेंगे ना, ये सारे आपके होंगे लेस देन 90। क्यों? क्योंकि ये 90 से इधर के सारे छोटे एंगल्स होंगे। 90 डिग्री का एंगल तो ये वाला हो गया है ना, इससे जितने भी इनके बीच में जितने भी एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे, आपके एक्यूट एंगल्स होंगे। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल्स अब क्या होते हैं भाई, ऑब्ट्यूज एंगल्स हो गए जो कि 90 से बड़े होंगे लेकिन 180 से छोटे होंगे। तो यानी ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ऑब्ट्यूज एंगल्स कौन से एंगल होंगे, जो 90 डिग्री से तो बड़े होने चाहिए लेकिन 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए। तो उनको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे भी हम हेल्प ले लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। 90 डिग्री का हमने सपोज ये ड्रॉ करा, एक बेस पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। अब ये 90 हो गया, तो इसके इस तरफ यानी इधर जितने भी एंगल्स बनेंगे, इधर जो बनेंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे छोटे होंगे, तो यानी वो हो गए एक्यूट एंगल्स। और इस तरफ जितने भी एंगल्स बनेंगे वो होंगे हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। अब आपके पास एक और एंगल होता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। अब भाई रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल होता है जो कि 180 डिग्री से बड़े होते हैं लेकिन 360 डिग्री से छोटे होंगे। 360 डिग्री से ऊपर तो कोई एंगल होगा ही नहीं, क्योंकि जब कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो उससे ऊपर कोई एंगल नहीं होता, ठीक है। तो 180 डिग्री और 360 के बीच के जो एंगल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ कि आपके पास एक एंगल है लेट्स से 270 डिग्री का, अब आप कहोगे 270 डिग्री 90 डिग्री से तो ऊपर होता है, तो क्या ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है? नहीं, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल की क्या कंडीशन है, 90 डिग्री से वो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 से छोटा होना चाहिए। तो 270 डिग्री कहाँ पे आएगा, 270 डिग्री आएगा रिफ्लेक्स एंगल में। तो रिफ्लेक्स एंगल का हम बना लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने ये शेप बनाई, लेट्स से ये 90 का था और ये बना दिया। अब आप कहोगे ये तो इससे छोटा है, तो ये तो एक्यूट एंगल है, तो आप ये रिफ्लेक्स एंगल क्यों कह रहे हो? लेकिन हम यहाँ पे कौन सा एंगल ले रहे हैं, हम यहाँ पे ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। देखो, ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इस एंगल को मैं कह रही हूँ कि ये एक रिफ्लेक्स एंगल है। अच्छा, ये रिफ्लेक्स एंगल कैसे हुआ? देखो, अगर मैं ये एक्सटेंड कर देती हूँ, अगर मैं ये वाली लाइन बेस लाइन एक्सटेंड कर देती हूँ, तो बेस लाइन एक्सटेंड करके मेरे पास क्या आ रहा है, इस सारे को आप भूल जाओ, ये हो गया 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री इतना हो गया। और उससे भी ज़्यादा बड़ा आ रहा है ये पूरा, यानी 180 से ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये बन गया रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होगा, देखो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला एंगल पता लगाना है। सपोज यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया 90 डिग्री, ये तो 90 हो गया। अब उससे ज़्यादा बड़ा, यानी 90 से भी ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल। और ऐसे ही मैंने इसके लिए बताया था, इससे सारे छोटे एंगल्स है, तो ये हो गए 90 डिग्री। अब एक्यूट एंगल्स में कौन कौन से आ सकते हैं, 30, 45, 60 और बाकी 32 लिख लो, 70 लिख लो। ये सारे एंगल्स एज सच यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर हमें यही आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए जितने भी नंबर्स 90 से छोटे हैं वो सारे नंबर्स आपके एक्यूट एंगल्स में आएंगे। और बेसिकली जो यूज़ होते हैं 30, 45 और 60 होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल्स में ऐसे ही कौन कौन से आ गए, ऑब्ट्यूज एंगल में जी आपके पास आ गए 120 डिग्री, 145 डिग्री, 160 डिग्री एक्सेट्रा।
ठीक है। ऐसे ही रिफ्लेक्स एंगल में कौन कौन से आ गए, 270 डिग्री, 320 डिग्री, 340 डिग्री एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था आपका एंगल्स। और 3 तरह के हमने आज सीखे। कौन कौन से सीखे अभी हमने, एक्यूट एंगल हमने देखा कि क्या होता है, जो 90 से छोटे होते हैं। फिर हमने देखा ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं जो 90 से बड़े होते हैं लेकिन 180 से छोटे होते हैं। फिर हमने देखा कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कि 180 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा, तो वो होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर क्या होते हैं। तो देखो परपेंडिकुलर क्या होती है, बेसिकली लेट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर मैं उस पर कोई 90 डिग्री का एंगल बना रही हूँ ना, लेट से ये एक लाइन L है और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी M, ठीक है। अगर मैंने उस पर कोई एक लाइन ड्रॉ करी जिसका एंगल है 90 डिग्री, तो मैं क्या कहूँगी कि लाइन जो M है वो L के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाती हूँ। सपोज़ मैंने एक ड्रॉ करी है लाइन L, अभी मुझे इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। हमसे कहा गया है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन लाइन L, तो हम कैसे बनाएंगे, हम कहीं पे भी अपना D प्लेस करेंगे, अपना प्रोटेक्टर रखेंगे और वहाँ से हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री का एंगल होगा ना, वो क्या होगा, ये 90 डिग्री का एंगल ही होगा हमारा परपेंडिकुलर टू लाइन L। ऐसे ही हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। अब हमने बात करी परपेंडिकुलर क्या होता है, समझ आ गया। एक लाइन के ऊपर अगर 90 डिग्री का एंगल बनाओ तो उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफ दैट लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, तो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं बेसिकली, लेट से मैंने 2 लाइंस बना दी हैं, ठीक है। ये हो गया AB, है ना, और इस पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हो गया MN मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो MN होगा ना वो AB के परपेंडिकुलर है, यानी MN एंड AB आर परपेंडिकुलर लाइंस। अब मैं इसे लिखूँगी कैसे, मैं इसे लिखूँगी MN इज़ परपेंडिकुलर टू AB, यानी जो ये वाला साइन है पीछे उल्टा T वाला जो साइन है, ये वाला जो साइन है वो किसका साइन होता है, वो होता है परपेंडिकुलर का साइन, ठीक है। परपेंडिकुलर का साइन क्या हो गया, MN इज़ परपेंडिकुलर टू AB लिख। तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर लाइंस, जब कोई 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और इंटरसेक्ट करने के बाद वो अगर 90 डिग्री, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो हम कह सकते हैं कि दोज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हम डिस्कस करेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। तो देखो बाइसेक्टर मतलब होता है जो किसी चीज़ को डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब होता है जो किसी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। यानी अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना चाहती हूँ तो क्या करना होगा मुझे, लेट से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, इसको हम AB कह लेते हैं। अब इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ, ठीक है। अब ये जो इस पे परपेंडिकुलर है ना, ये मैंने मिड में ड्रॉ करा है, ठीक है। ये दोनों इन पार्ट्स को ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी AQ इज इक्वल टू QB। ये वाला और ये वाला सेक्शन इक्वल है और ये जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से वो हो जाएगा मिड पॉइंट। यानी हम किसी परपेंडिकुलर को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब कह सकते हैं, हम किसी परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब कह सकते हैं जब वो किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जब ये वाली कंडीशन हो जाए कि भाई जिस पॉइंट पे वो काट रही है वो मिड पॉइंट बन जाए,
इस लाइन का वो मिड पॉइंट बन जाए और ए क्यू इक्वल्स टू क्यू बी हो जाए, या जो भी यहाँ पे नेमिंग लिखी हुई है उस अकॉर्डिंग ये दो इक्वल पार्ट्स में लाइन डिवाइड हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि दिस परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। अच्छा, अब आप कहोगे डिफरेंस क्या है परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में? तो देखो बहुत इजी डिफरेंस है। लेट्स से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर तो है, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये मिड पॉइंट नहीं है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये एक मिड पॉइंट नहीं है, ये कहीं पे साइड पे है। ये इन दोनों लाइन को सेंटर में नहीं काट रहा, और ये सेंटर में काट रहा था, इसीलिए क्या था, ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये क्या कहलाएगा, ये सिर्फ हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। देखो ट्रायंगल्स हम सब जानते हैं, बहुत छोटी क्लासेस से हम ट्रायंगल्स पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है ट्रायंगल? कोई भी तीन शेप्ड, इस तरह की कोई भी शेप हो जिसमें तीन साइड्स हो और एक क्लोज्ड फिगर हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल, हम उसे नाम दे देते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एंगल्स के बेसिस पे या फिर साइड्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को किस किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंगल्स के बेसिस पे क्या क्या होते हैं। फर्स्ट हो गया एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। फर्स्ट आपके पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि इसके नाम से भी क्लियर है कि जिस ट्रायंगल में सारे एंगल्स एक्यूट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। सेकंड आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल भी अगर ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो वो होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड है आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये तो इसके नाम से ही क्लियर है, ऑल्दो ये सभी अपने अपने नाम से क्लियर है, याद करने में बहुत इजी रहेगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनके सारे एंगल्स एक्यूट हो मतलब 90 डिग्री से छोटे हों। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसका कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज होता क्या है, यानी 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो। कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो मतलब यानी कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। और अब हम देखते हैं कि इसको हम शेप्स के अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं। देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, लेट्स से ये बना रही हूँ मैं ट्रायंगल, लेट्स से ये है ए बी एंड सी। अब मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है इनके एंगल्स का मेजरमेंट। कैसे देखूँगी मैं, रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ। लेट्स से ये 90 डिग्री का एंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, इससे छोटा आ रहा है, इससे छोटा है ये, है ना, इससे छोटा है, तो ये एंगल ए क्या हो गया, एक्यूट हो गया। ऐसे ही एंगल बी देखते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे अगर, तो ये इस तरफ आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, तो यानी एंगल बी 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो क्या हो गया, ये भी एक्यूट हो गया। और ऐसे ही एंगल सी हम देखेंगे, इसको लेट से बेस मान लेते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब ये वाली जो लाइन है वो 90 से इस तरफ आ रही है, यानी छोटी है, तो यानी एंगल सी भी क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया, है ना। यानी एक्यूट एंगल का बेसिकली क्या होगा, ऑल एंगल्स को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लेते हैं, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। क्या याद रखना है, सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल देखो कैसे बनता है, लेट से इस तरह से मैंने बना दिया, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें कोई सा भी एक आप एंगल देखोगे तो वो ऑब्ट्यूज होगा। अब इसी को एंगल बी को देख लेते हैं। लेट से यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया, अभी 90 डिग्री बनाया, इससे इस तरफ है, बढ़ता हुआ एंगल है, तो यानी एंगल बी क्या होगा, एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। यानी ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, एनी एंगल इज ऑब्ट्यूज, यानी कोई भी एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो जाएगा तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल
ट्रायंगल। अब हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक भी एंगल इसमें से 90 डिग्री का हो गया तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। चाहे हम इस तरह से बनाएं या फिर हम इस तरह से बनाएं या हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और ये एंगल हम मेजर करेंगे अगर तो ये 90 डिग्री का हो, ठीक है। कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमने देखा कि हम एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब हम देखेंगे साइड्स के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स किस तरह से होते हैं। तो हमें क्या देखना है, हमें बेसिकली साइड्स देखनी है। तो साइड्स के बेसिस पे क्या क्या होते हैं, फर्स्ट आपका हो गया स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के लिए मैं एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड आपका हो गया आइसोस्केलिस ट्रायंगल। थर्ड आपका हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि एक ट्रायंगल कौन कौन से किस तरह से हम क्लासिफाई करेंगे। तो स्केलिन ट्रायंगल, देखो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स, ऑल साइड्स अनइक्वल हो। जिसकी सारी साइड्स क्या हो, जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो, यानी कोई भी साइड बराबर ना हो। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये है 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी साइड्स क्या हैं, हमने रैंडमली ले लिया, ऐसा तो देखने में पता चल रहा है 12 सेंटीमीटर नहीं है, ठीक है। तो सारी साइड्स क्या हैं, अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो ये क्या होगा, ये होगा स्केलिन ट्रायंगल। ऐसे ही आइसोस्केलिस ट्रायंगल। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में क्या होता है, आइसोस्केलिस में होता है 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसकी क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी। अब जब 2 साइड्स इक्वल होंगी ना, तो उसके जो तो साइड्स के अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, जिसमें 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, वो हमारा होगा आइसोस्केलिस ट्रायंगल। जैसे कि मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अभी ये दोनों आपस में इक्वल है। अब जब ये दोनों इक्वल है ना, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं आइसोस्केलिस का ही। इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। अब जैसे मैंने बताया था, ये इक्वल इसके इक्वल है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। तो यानी ये दोनों जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो वो होगा आइसोस्केलिस ट्रायंगल। अब आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी ऑल साइड्स क्या होंगी, ऑल साइड्स होंगी इसकी इक्वल, ठीक है। अब ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो ऑल एंगल्स भी क्या होंगे भाई, ऑल एंगल्स भी इसके होंगे इक्वल, ठीक है। जैसे कि मैं ड्रॉ करती हूँ, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सारी साइड्स इसकी क्या है, सारी साइड्स इक्वल है, और इसी वजह से सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। और क्या होगा, सारे एंगल्स इक्वल होंगे तो ईच एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ईच एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारे एंगल्स इक्वल होंगे और हर एक एंगल होगा 60 डिग्री का। तो ये था हमारा ट्रायंगल्स का क्लासिफिकेशन। हमने क्या देखा कि एंगल्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं ट्रायंगल्स को, और साइड्स के बेसिस पे कैसे ट्रायंगल्स को क्लासीफाई करते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और पॉलीगन्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है आप नया नया सुन रहे हो, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 4 शेप से बना होगा ना और एक क्लोज्ड फिगर होगी, उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस शेप की बात करूं, ये एक क्लोज्ड फिगर है, कहीं से भी खुला नहीं है, 4 इसकी साइड्स हैं, तो ये कहलाएगा
क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से ये ड्रॉ कर देती हूँ तो ये भी क्या होगा 1 2 3 4। बेसिकली क्वाड मतलब होता है 4, यानी जो भी 4 साइड्स से मिलकर बनेगा उसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, आपका स्क्वायर आ गया, एक क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स होती हैं। रेक्टेंगल हो गया आपके पास, ठीक है, और हो गया आपके पास ट्रेपीजियम हो गया, जो कि मैंने ये बनाया है ना, ट्रेपीजियम हो गया जी। पैरेललोग्राम हो गया आपके पास, और हो गया रोम्बस हो गया, है ना। ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे 4 साइड से मिलकर बने हैं और इनको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें कुछ घबराना नहीं है। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। रेक्टेंगल की बात करूं तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस तरह की इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम अपनी एक्सरसाइजेज में कवर करेंगे और तभी डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स क्या होते हैं, देखो ये टॉपिक्स मैं दोनों साथ साथ क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि पॉलीगन्स जो होते हैं ना, जब भी आप क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन देखोगे ना, तो उसमें क्या होगा कि क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। यानी यहाँ पे क्या कहा है क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कि वो एक पॉलीगन है जिसकी 4 साइड्स होगी। तो ऐसे ही पॉलीगन मतलब क्या होता है कि जो एक तो क्लोज्ड फिगर हो जिसकी, है ना, क्लोज शेप होनी चाहिए, एंड सारी चीज़ें लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो, वो सारी शेप्स लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हो। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं कुछ, ये एक क्लोज फिगर है, लेकिन क्या है कि पॉलीगन है, ये एक पॉलीगन नहीं है। ठीक है, बेसिकली क्या याद रखना है आपको पॉलीगन में आपको याद रखना है कि एक क्लोज शेप होनी चाहिए और लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल कितनी साइड्स का होता है, 3 साइड्स का होता है, एक क्लोज शेप होती है। फिर आपके पास आ गया स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है जी, स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, क्लोज शेप है, यानी स्क्वायर इज़ ऑल्सो अ पॉलीगन। रेक्टेंगल आ गया आपके पास, वो भी 4 साइड्स वाला होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। फिर हो गया आपके पास हेक्सागन। अब हेक्सागन क्या होता है, हेक्स मतलब होता है 6, यानी जिसकी 6 साइड्स हों। अब 6 साइड्स कैसे होंगे, ड्रॉ कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया हेक्सागन। इसके बीच में मैंने एक नहीं बताया, पेंटागन। पेंटागन क्या होता है भाई, पेंटागन होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं। 5 साइड्स कैसे होंगी, ये हो गई ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, फिर हेक्सागन हो गया। फिर हो गया हेप्टागन। हेप्टागन क्या होता है, जिसकी 7 साइड्स हों। इस तरह की शेप्स होती हैं जो हमें याद रखनी है। ऐसे ही हो गया ऑक्टागन, जिसकी 8 साइड्स हों। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कितने कितने अलग अलग नाम्स हैं पॉलीगन्स के और उनकी कितनी कितनी साइड्स होती हैं। इससे रिलेटेड 1 मार्क का क्वेश्चन आपको ज़रूर आ सकता है, तो ये हमें निगलेक्ट नहीं करना है, इसको हमें ध्यान से पढ़ना है कि पॉलीगन्स किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं और कितनी उनमें साइड्स होती है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि 3D शेप्स क्या होती है। जैसे कि ये नाम से बहुत इंटरेस्टिंग है कि 3D शेप्स क्या होती है। तो इसमें देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास होता है फेसेस, एक हमारे पास होता है एजेस, और एक हमारे पास होता है वर्टिसेस। अब ये क्या क्या होते हैं ये एक एक करके मैं समझाऊंगी। लेट्स से आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो ये इसका ये वाला एरिया है ना, जो इसका पार्ट है, जो इसके फ्लैट सरफेस है, फेसेस क्या होते हैं बेसिकली, फ्लैट सरफेस जो होंगे ना उन्हें हम कहेंगे। तो फेसेस क्या होते हैं बेसिकली, फ्लैट सरफेस ऑफ दैट शेप। ऐसे ही एजेस क्या होते हैं, एजेस होते हैं इनके लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट से आपको क्या याद रखना है, एजेस को आपको लाइन सेगमेंट्स, यानी ये जो जिस लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं ये होते हैं इनके एजेस। और वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस आपके हो गए ज्वाइनिंग पॉइंट्स। जिन जॉइंट से, यानी ये ऐसे मिल रहा है इधर और ये इधर मिल रहा है, तो ये इसका क्या हो गया,
वर्टिसेस हो गया। ऐसे ही मैं आपको डस्टर की हेल्प से समझाती हूँ। देखो लेट्स से ये आपके पास दिया हुआ है ना, ये डस्टर है, ठीक है। अभी क्या है, ये जो इसका है एरिया, ये हो गया इसका फेस, इस साइड भी इसका एक फेस हो गया, इस साइड से इसका फेस, इस साइड इसका फेस, यहाँ पे देखो इस साइड से इसका फेस और इस साइड भी इसका फेस। तो ये सारे जो फ्लैट सर्फेसिस है ना, ये सारे फ्लैट सर्फेसिस इसके फेस हैं। अब मैंने क्या बताया था, मैंने आपको फिर बताया कि एजेस क्या होते हैं। अब एजेस देखो क्या होते हैं। एजेस के लिए हम क्या देखेंगे, ये जो इसकी लाइन है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये इसकी एज हो गई। ऐसे ही नीचे ये एक एज हो गई, यहाँ पे ये एज हो गई, ये वाली एक एज हो गई, इधर से देखो ये एज हो गई, ये एज हो गई। तो बेसिकली ये जो लाइंस है ना, इसकी जो ये लाइन सेगमेंट्स है, इनको हम कहते हैं एजेस ऑफ दैट शेप। फिलहाल हम डस्टर की बात करें क्योंकि एक 3D इमेज फ़िलहाल यही है मेरे पास। अब हम बात करें वर्टिसेस क्या होता है। तो वर्टिसेस देखो क्या होते हैं, इसकी हेल्प से ही हम समझेंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट ये कहाँ पे मिल रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे ये मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ना इसका, ये वाला, ये होगा वर्टिसेस। ऐसे ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ मिल रहे हैं, तो जितने भी कॉर्नर्स हैं इसके, जितने भी इसके कॉर्नर्स हैं वो क्या होंगे, हमारे वर्टिसेस होंगे। और 3D शेप्स में क्या होगा, एक ये हो गया, ये हो गया, फिर एक पीछे भी होगा, ये हो गया। कितने हो गए, 4 + 4 8 वर्टिसेस। कितने इसके वर्टिसेस हो गए, 8 वर्टिसेस। तो ऐसे ही अलग अलग शेप्स में अलग अलग नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस हो सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, हमने डिस्कस कर लिए हैं। किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।